Good morning, students. Students, today I am going to discuss with you another important chapter of business studies, class 11th, that is sources of business finance. बिजनेस फाइनेंस के क्या सोर्सेस होते हैं? सबसे पहले बेटा आपको फाइनेंस का मीनिंग पता होना चाहिए. फाइनेंस का मतलब हो गया मनी और फंड्स. सो एज यू नो, बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस में फाइनेंस एक किस्म का, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड काम करता है, वैसे बिजनेस में फाइनेंस काम करता है. कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बिना सरवाइव नहीं कर सकता. चाहे छोटा बिजनेस है, चाहे बड़ा बिजनेस है, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बिना सरवाइव नहीं कर सकता. चाहे फाइनेंस किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, मगर कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो फाइनेंस के बिना सरवाइव कर सके. ठीक है. फाइनेंस हमें बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस की डेवलपमेंट करवाने के लिए, चीज़ें परचेज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए फाइनेंस तो चाहिए चाहिए. बेसिकली फाइनेंस हमें दो तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चाहिए होता है. एक होती है बेटा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. एक होती है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिक्स कैपिटल में हम कह सकते हैं कोई एसेट्स खरीदने, मशीन खरीदनी. ठीक है. बिजनेस को प्रमोट करना, मीटिंग कॉस्ट ऑफ प्रमोशन, या कोई पेटेंट्स, कॉपीराइट्स. तो ये हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमें सैलरीज पे करनी है, वेजेस पे करनी है, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए जो खर्चे होते हैं उसके लिए भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है. तो बिजनेस फाइनेंस के बिना नहीं रह सकता. ठीक है. फाइनेंस बिजनेस में चाहिए चाहिए होता है. बिजनेस में फाइनेंस या कंपनी को फाइनेंस किन सोर्सेज से मिलेगा? बेटा दो सोर्सेज हैं. एक है ओनर फंड, एक है बारोड फंड. इन दो सोर्सेज से हमें फंड्स मिल सकते हैं. सबसे पहले देखते हैं ओनर फंड क्या होता है. देखिए बेटा, ओनर फंड की बात करूं तो इट रेफर्स टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स एज वेल एज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. दिस फंड्स रिमेन्स विद इन द कंपनी. ये फंड वो फंड होता है जो ओनर कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. या प्रॉफिट में से हिस्सा बचा के रखना, जिसको हम रिटेन प्रॉफिट कहते हैं. ये जो फंड होता है, आप इसको ओनरशिप सिक्योरिटी कह सकते हो, क्योंकि ओनर का अपना फंड होता है, और ये फंड हमेशा परमानेंट बेस के लिए फर्म के पास रहेगा या कंपनी के पास रहेगा. ठीक है. ये कोई यहाँ पे इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आपको ये पे करना है. ये आपका अपना फंड है, इसको ये परमानेंट बेस के लिए फर्म के पास रहता है जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती. अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? जो बात मैंने आपको बोली वही इसके फीचर्स हुए. देखिए बेटा, फीचर्स को समझते हैं. परमानेंट फंड्स, ये पैसा फर्म के पास परमानेंट बेस के लिए जाता है, इसलिए परमानेंट फंड्स होते हैं. सेकंड, कंट्रोलिंग राइट्स. अब जो इंसान हमारे ओनर फंड लेगा, ठीक है, जब हमारी फर्म में ओनर फंड्स के थ्रू पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, तो उनके पास कंट्रोलिंग राइट्स आ जाएंगे, और उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किस फॉर्म में? डिविडेंड फॉर्म में. थर्ड पॉइंट कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड. इनको डिविडेंड मिलता है. प्रॉफिट जब फर्म को ज़्यादा होता है, फर्म उसमें से डिविडेंड इशू कर देती है, क्योंकि ये फर्म के ओनर होते हैं, ओनर फंड वाले. री इन्वेस्टेड प्रॉफिट बिलोंग्स टू दी ओनर ऑफ बिजनेस. जो री इन्वेस्टेड प्रॉफिट होगा वो ओनर से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती. नो सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग ओनर फंड. ओनर फंड को रेज करना है तो कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है सर. अब इसके मेरिट्स. मेरिट्स की बेटा बात करूँ तो पहला पॉइंट सेम आया कि परमानेंट कैपिटल. तो देखिए, ये फंड जो होते हैं ये फर्म के पास परमानेंट बेस के लिए जाते हैं. ये फर्म को रीपे नहीं करने होते. ये तभी रीपे होते हैं जब कंपनी वाइंड अप होती है या वाउंड अप होती है.
तो कंपनी तभी इसको पे करती है। तो ये परमानेंट बेस के लिए फर्म के पास फंड्स रहते हैं। सेकेंड वन इज़ लार्ज अमाउंट पॉसिबल। आप ओनर फंड्स के थ्रू ज़्यादा पैसा रेज कर सकते हो, ठीक है। कंपनी कैन रेज कैपिटल एज पर इट्स नीड्स, जितनी नीड्स है उतनी कैपिटल आप रेज कर सकते हो, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ओवर वर्किंग। अब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स बनेंगे वो, उनके पास वोटिंग राइट्स भी होंगे और कंपनी की वर्किंग में वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल ओवर वर्किंग, जो ओनर फंड खरीदेंगे कंपनी के। नेक्स्ट वन इज़ नो नीड ऑफ सिक्योरिटी। मैंने को बताया कि ओनर फंड रेज करने के लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी एसेट गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट वन इज़ बेटर क्रेडिट वर्थनेस। जो ओनर फंड का जो फंड्स होते हैं, ठीक है, ओनर फंड्स जो होते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हमारी क्रेडिट वर्थनेस भी बढ़ जाएगी। इससे हम मार्केट से लोन आसानी से ले सकते हैं। तो ये इसके मेरिट्स हुए ओनर फंड की। अब डीमेरिट्स भी होते हैं, जिस चीज़ के मेरिट्स हैं उसके डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में बेटा दो डीमेरिट्स आ गए। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन ऑफ कंट्रोल, सेकंड इज आइडल फंड। डिफ्यूजन ऑफ कंट्रोल मतलब आपके हाथ से कंट्रोल डिफ्यूज हो जाएगा। अब कंट्रोल डिफरेंट डिफरेंट हाथों में चला जाएगा, क्योंकि जो जो ये फंड रेज करेगा वो कंपनी को ओनर बनता रहेगा। तो जो कंट्रोल होता है वो हाथ से चला जाता है। एक सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है। सेकेंड वन इज मैंने बोला आइडल फंड, मीन टू से ये फर्म के पास ऐसे ही पड़ा रहेगा फंड, क्योंकि फंड को रीपे नहीं करना होता। रीपे तभी पे होता है जब ये वाउंड अप होती है कंपनी। तो मे भी इसका यूज़ करे या ना करे फर्म, तो ये फर्म के पास एज ए फंड पड़ा रहेगा, क्या पता है इसकी आगे ज़रूरत पड़े ही ना, ठीक है। सो ये इसकी दो डीमेरिट्स हो गई। नाउ क्वेश्चन रेज की सर बारोड फंड क्या होता है। आपने ओनर फंड बता दिया, बारोड फंड बता दो। बेटा बारोड फंड को मैं कह सकता हूँ कि these are the funds raised by the way of borrowing or credit from the public, commercial banks, financial institutions. The borrowed funds include public deposit, bank loan, loan raised from financial institutions. ये borrowed फंड हो गया बारो करना किसी से, ठीक है, मार्केट से पैसा बारो करना क्रेडिट की फॉर्म में, पब्लिक से बारो करना, कमर्शियल बैंक से बारो करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बारो करना, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू बारो करना, बैंक लोन के थ्रू बारो करना, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन रेज करना। ये हमारे बोरोड फंड में आते हैं। ये हमारा अपना फंड नहीं होता, ये हम बारो करते हैं बाहर से। अब सर इसके फीचर्स क्या होते हैं बारोड फंड के। तो देखिए बेटा बारोड फंड के फीचर्स, फर्स्ट फीचर हो गया टेम्पररी सोर्स। बेटा ये फंड्स जो होते हैं ये टेम्पररी बेस में होते हैं, ठीक है, कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि पैसा मार्केट से मिलेगा मिलेगा। तो ये टेम्पररी फंड्स कह सकते हैं इनको हम। ये टेम्पररी सोर्स हैं कि यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे बोरोड फंड में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो भी फिक्स। थर्ड, फंड हम वेरियस पीरियड के लिए रेज कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट पीरियड के लिए रेज कर सकते हो, मीडियम पीरियड के लिए रेज कर सकते हो, या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रेज कर सकते हो। और जो जो हमारे कंपनी के जिनसे कंपनी लोन रेज करती है उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते, वो कंपनी के वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते, जो फंड हमारे जिनसे कंपनी बारो करेगी। अब एडवांटेजेस क्या होगी इससे बारोड फंड की। एडवांटेजेस में बेटा फर्स्ट एडवांटेज आई नो इंटरफेरेंस। मतलब जो हमारी फर्म के, जब फर्म जिनसे मार्केट से या पब्लिक से ये लोन रेज करेगी, ठीक है, मनी रेज करेगी बारोड फंड की फॉर्म में, वो हमारी कंपनी में इंटरफेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इजी है, आप आसानी से लोन बढ़ा सकते हो, लोन कम कर सकते हो, जल्दी पे कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है बारोड फंड पे वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। तो जब कंपनी अपना इनकम टैक्स बढ़ती है तो ये एक्सपेंस माइनस कर देती है, तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर फर्म को प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पे करेगी। सो ये हमने एडवांटेजेस पढ़ी। अब हम
डीमेरिट्स पढ़ते हैं जिसको हम डिसएडवांटेज कहते हैं। तो डिसएडवांटेज में देखिए बेटा, रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर आपको बोरोड फंड रेज करना है, ठीक है, मार्केट से लेना है, तो बेटा उसके लिए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी आपको। विदाउट सिक्योरिटी आप जो है फंड रेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है लोन टेक करने के लिए। सेकंड, फिक्स लाइबिलिटी। ये फर्म के लिए लाइबिलिटी बन जाती है कि फर्म को इंटरेस्ट भी पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है। तो ये फर्म के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये एक फर्म के लिए फिक्स लाइबिलिटी है। ये दो डिमेरिट्स हो गए। नाउ क्वेश्चन रेज होता है कि ओनर फंड के टाइप्स क्या होती हैं और बोरोड फंड की क्या टाइप्स होती हैं। तो देखिए बेटा, ओनर फंड में हमने पढ़ना है इक्विटी शेयर्स ओनर फंड में आता है, प्रेफरेंस शेयर्स ओनर फंड में आता है, रिटेन अर्निंग ओनर फंड में आता है, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। बेसिकली जीडीआर एडीआर जो है इस साल आपके टॉपिक से आपकी बुक से सिलेबस से कट चुके हुए हैं। तो इस टॉपिक को मैं ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊँगा। हम मेन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीन टाइप हम पढ़ेंगे ओनर फंड में। बोरोड फंड में लोन एंड डिपेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, आईसीडी। आईसीडी का मतलब हो गया इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। सर इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं। ये रियल ओनर होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होती हैं। ठीक है, ये रियल ओनर होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होती है। कंट्रोल ओवर वर्किंग, ये कंपनी की वर्किंग में कंट्रोल करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स पे डिविडेंड आफ्टर पेइंग इट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलता है, क्योंकि ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं। रियल ओनर को लास्ट में पैसा मिलेगा, इनको डिविडेंड भी सबसे लास्ट में मिलता है। और जब इनकी कैपिटल होती है जो, वो भी इनको सबसे लास्ट में मिलेगी जब कंपनी वाउंड अप होगी। इनको रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि एज यू नो दे आर दी रियल ओनर्स। तो रियल ओनर्स को रिस्क ज़्यादा होगा कि लास्ट में पैसा बचेगा तो उनको मिलेगा। एंड कैन नॉट बी रिडीम्ड, और ये लाइफ टाइम के लिए रिडीम नहीं हो सकते। ठीक है, मीन टू से इनको पैसा तभी मिलेगा, कैपिटल तब मिलेगी जब कंपनी वाउंड अप होगी। तो ये हमारे हो गए इक्विटी शेयर्स। अब इसके फीचर्स, परमानेंट कैपिटल है ये फर्म के लिए परमानेंट बेस की रहती है। जब कंपनी वाउंड अप होगी तभी ये पैसा हमें पेड अप करना होगा। नेक्स्ट वन, वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। अगर फर्म को प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इनका डिविडेंड ही बढ़ सकता है। तो इनको कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता क्योंकि ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के। अब मेरिट्स इक्विटी शेयर्स के, नो ओब्लिगेशन ऑफ डिविडेंड। बेटा कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि आपको डिविडेंड पे करना ही करना है, कोई फिक्स डिविडेंड पे करना ही करना है। अगर फर्म के पास नहीं प्रॉफिट होगा तो कंपनी नहीं पे करेगी इनको। तो यहाँ पे कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि पे करना ही करना है। तो ये मेरिट हो गया एक। नो सिक्योरिटी गिवन। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, मतलब कोई एसेट्स पे चार्ज नहीं कर सकते ये, या कोई चीज़ पे ये अपना कब्जा नहीं ले सकते, क्योंकि इसको इनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। परमानेंट सोर्स ऑफ फंड, सबसे बड़ा मेरिट है कि फर्म के लिए परमानेंट सोर्स ऑफ फंड बन गया। इनको कंपनी तभी रीपे करेगी जब कंपनी वाउंड अप होगी। एंड वोटिंग राइट्स, तो ये मैंने आपको, जो कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदेगा वो उसके पास कंपनी के वोटिंग राइट मिल जाएंगे उसके पास। ठीक है, उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। तो ये इसके मेरिट्स हो गए। अब डीमेरिट्स की बात करता हूँ। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। पहला पॉइंट बोलता है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, मतलब कि ये कैपिटल रिडीम नहीं होती। तो सर ये डर बना रहता है कि ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाए। सबसे बड़ा डीमेरिट्स का ये हुआ। फिर क्रिएट प्रॉब्लम। इक्विटी शेयर होल्डर्स फर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये ओनर बन जाते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, फिर कंपनी की पॉलिसीज़ में मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉट प्रेफर बाय सेफ इन्वेस्टर्स। जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं वो ये प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए या फिक्स इनकम मिल जाए, तो वो इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट वन इज स्पेकुलेशन पॉसिबल। देखो बेटा, जब मार्केट में पीरियड अच्छा होता है तो डिविडेंड रेट बढ़ जाता है। ठीक है, शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाती है, तो इससे स्पेकुलेशन हो सकती है। सो दैट इज़ द डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। नो, मैं सेकंड टाइप की बात करता हूँ, दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नाम से पता चल रहे हैं कि इनको प्रेफरेंसेस मिलती होंगी। सर क्या प्रेफरेंसेस मिलती होंगी? दो तरह के प्रेफरेंसेस मिलती होंगी। कौन सी दो तरह की प्रेफरेंसेस मिलती है इनको? एक तो डिविडेंड पे प्रेफरेंस मिलती है, एक कैपिटल रीपेमेंट पे इनको प्रेफरेंस मिलती है। सर किससे प्रेफरेंस मिलती है? इक्विटी शेयर होल्डर से। मतलब इनको डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे होगा, और जब इनकी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बारी आएगी, कैपिटल रीपे करने की बारी आएगी, मीटू से जब कंपनी वाउंड अप होगी, तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा मिलेगा। तो ये दो प्रेफरेंसेस जो होती हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलती हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के फीचर्स सर वो समझा दीजिए, ध्यान समझिए। प्रायोरिटी ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इनको इक्विटी शेयर होल्डर से डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलती है और कैपिटल रीपेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स। इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। ये परमानेंट फंड्स हैं फर्म के पास, परमानेंट बेस के लिए रहेंगे, सिर्फ रिडेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को छोड़ के। बाकी सारे फंड्स जो होते हैं वो फर्म के पास परमानेंट बेस के लिए रहते हैं। नेक्स्ट वन इज डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर दी एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के एसेट्स पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये ओनर फंड में आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती, ये कंपनी के रियल ओनर नहीं होते, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होती, ये कंपनी की वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इनको सिर्फ प्रेफरेंसेस मिलती है डिविडेंड के ऊपर और कैपिटल के ऊपर। नाउ सर हमें आप टाइप्स बता दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। तो बेटा फर्स्ट टाइप आई कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब सर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, इसको एग्जाम्पल के तो समझाता हूँ। जैसे 2017 में फर्म को लॉस हुआ, फर्म ने डिविडेंड नहीं इशू किया। 2018 में फर्म को लॉस हो गया, फर्म ने डिविडेंड इशू नहीं किया। 2019 में फर्म को प्रॉफिट हो गया। अब फर्म क्या करेगी? अगर आप कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो तो जो पिछले सालों का डिविडेंड भी होगा वो भी इस साल पे हो जाएगा आपको। ये होते हैं कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दीज शेयर्स हैव राइट टू क्लेम डिविडेंड फॉर दोज ईयर ऑल्सो फॉर विच देयर वर नो प्रॉफिट। जिसमें प्रॉफिट नहीं होता उन सालों का भी इनको क्लेम मिल जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो ये हमारे कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में आते हैं। नेक्स्ट वन नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जैसे 2017 में फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, 2018 में फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, 2019 में फर्म को प्रॉफिट हुआ। इस केस में इनको सिर्फ 2019 का डिविडेंड मिलेगा, पिछला डिविडेंड को नहीं मिलेगा। तो ये नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको कंपनी रिडीम कर लेती है कुछ पीरियड के बाद, ठीक है, कुछ पीरियड के बाद उनका पैसा पे कर देती है। सिर्फ यही एक शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनको जिनको रिडीम कर लेती है फर्म कुछ टाइम के बाद, ठीक है। ये रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये लाइफ टाइम के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बने रहते हैं, ये रिडीम नहीं होते, ठीक है, ये रिडीम नहीं होते। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, ध्यान समझिए। जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटा, बट डिविडेंड दिया। पहले तो प्रॉफिट में सबको मिलेगा, जो भी क्रेडिटर्स शेयर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है सबको पे होगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, फिर बचेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे होगा। अगर इनको देने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद फिर भी फर्म का प्रॉफिट बच जाए, तो इस केस में ना कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको और डिविडेंड पे कर सकती है। तो मैं कहता हूँ इनका डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट बच जाए, सरप्लस प्रॉफिट बच जाए, तो वो इनको फिर डिवाइड हो जाता है। तो ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में आते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको नहीं मिलता, इनको एक ही बार मिल जाता है जो मिल चुका होता है। अगर कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद प्रॉफिट बचता है तो उसमें से नॉन प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा कुछ, उनको जो एक बार मिल चुका हो वही मिलेगा उनको। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है, जो रेट होता है रेट ऑफ डिविडेंड, वो फिक्स होता है। फिर आते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको फॉर्म एक ऑप्शन देती है कि हम आपको कुछ पीरियड के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट होने का ऑप्शन देंगे। सो ये कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को उस पीरियड के बाद। फिर नेक्स्ट वन आते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये कन्वर्ट नहीं होते, ये लाइफ टाइम के लिए
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही बने रहते हैं, ये कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी शेयर्स में। नो सर, मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की या प्रेफरेंस शेयर्स के मेरिट्स बता दो। फर्स्ट है गारंटेड रिटर्न। रिटर्न की गारंटी होती है कि आपको रिटर्न मिल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, तो इनका रेट जो होता है फिक्स होता है, तो रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं इनके। फिर लॉन्ग टर्म फंड्स, ये फर्म लॉन्ग टर्म के लिए फर्म रेज कर सकती है, क्योंकि ये फर्म तभी रीपे करेगी जब बाउंड अप होगी, सिर्फ रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को छोड़ के। नेक्स्ट फर्म के लिए फ़ायदा कि नो मैनेजमेंट कंट्रोल, ये फर्म की मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो मैनेजमेंट कंट्रोल में इनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वन इज़ रीपेमेंट पॉसिबल, तो फर्म इसको रीपे भी कर सकती है जब कंपनी के पास सरप्लस फंड आ सकता है, तो कंपनी इसको रिडीम भी कर सकती है, किनको, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाकी को नहीं, सिर्फ रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इस पॉइंट से मैं इसकी रीपेमेंट भी पॉसिबल कर सकता हूँ। और नेक्स्ट वन इज़ नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती कि आप अगर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई सिक्योरिटी दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सर, इसके डीमेरिट्स या लिमिटेशंस क्या होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। पहला है परमानेंट बर्डन, ये फर्म के लिए परमानेंट बर्डन बना रहता है, क्योंकि कंपनी को एक तो कैपिटल तो पे करनी ही करनी है, जो पैसा लगाया हुआ है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना है, तो ये एक वो टेंशन बन रहती है फर्म के लिए, परमानेंट बर्डन है एक। डू नॉट या नॉट फेवरेबल टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल नहीं है, जो इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम कंपनी को कंट्रोल करें, वोटिंग राइट्स चाहते हैं, उनके लिए प्रेफरेबल नहीं होता है। कौन से, प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स हायर, अब इसको रेज करने के लिए फंड्स लगते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए खर्चा बढ़ा जाता है। एक तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही करना है, उसके अलावा जब रेज करते हैं फंड को तभी पैसा लगता है, तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स यहाँ पे ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज सर रिटेन प्रॉफिट क्या होता है, वही बता दूँ। द कंसेप्ट in financial management means that the total profit of the company in a particular year or a certain part or percentage is retained by the company and that amount is reinvested or re-employed into the business। तो मैं रिटेन प्रॉफिट को कहता हूँ कि वो प्रॉफिट जो कंपनी अपने पास रिटेन करके रखती है, हर साल कंपनी क्या करेगी, जब प्रॉफिट होगा, पर्टिकुलर ईयर में कोई प्रॉफिट होगा, फर्म उसका कुछ परसेंटेज या कुछ पार्ट हर साल अपने पास रिटेन करके रखेगी, कि इस पैसे को हम क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, ये जो पैसा होगा उसको हम बोलेंगे रिटेन प्रॉफिट, ठीक है। फर्म इसको री इन्वेस्ट करेगी, डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बांटेगी, ये फर्म अपने रिटेन करके रखेगी, इसलिए इसको हम इंटरनल फाइनेंसिंग बोलते हैं, फाइनेंसिंग फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं, या फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, या सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर रिटेन अर्निंग करने का क्या फ़ायदा होता है, मैं नेसेसिटी क्यों है, फ्लोइंग बैक करने की नेसेसिटी क्यों है। मैंने कहा अगर हमें कोई न्यू एसेट्स खरीदने होंगे, तो ओल्ड एसेट्स की रिप्लेसमेंट के लिए हम ये फ़ंड यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फ़ंड यूज़ कर सकते हैं, फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द फिक्स एज वेल एज द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की फिक्स और वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए फ़ंड यूज़ कर सकते हैं, फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए फ़ंड यूज़ कर सकते हैं, और फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड डिबेंचर्स, आपने लोन या डिबेंचर रीपे करने हैं तो ये पैसा हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन रेज किससे रिटेन अर्निंग के मेरिट्स क्या होंगे। फर्स्ट मेरिट है स्मूथ वर्किंग। देखो बेटा, वर्किंग स्मूथ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सर जब मेरे पास अपने पास पैसा पड़ा रहेगा तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि ये पैसा मुझे फ्यूचर में किसी को पे करना है, ये मेरा अपना पैसा होगा, तो इससे मेरी वर्किंग जो होगी फर्म की वो स्मूथली होगी। नेक्स्ट, एब्जॉर्बिंग शॉक्स, फर्म को कोई शॉक्स नहीं लगेंगे, शॉक्स मतलब कि कोई भी परेशानी आ जाएगी तो हमारे पास रिटेन अर्निंग पड़ी होगी, क्योंकि हमने सारा पैसा डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बांटा, हमने कुछ हिस्सा या कुछ परसेंटेज अपने पास रखी हुई है कि हम उसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसलिए शॉक्स नहीं लगेंगे। नेक्स्ट, कंपनसेट डेप्रिशिएशन, जब हमारे कोई चीज़ें डेप्रिशिएट हो जाएंगी तो वहाँ पे कंपनसेशन की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं रिटेन प्रॉफिट को। नेक्स्ट, सेल्फ डिपेंडेंट, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होने की जरूरत पड़ेगी, हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, ये फ़ायदा रहेगा। नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन, तो देखिए बेटा ये आपकी कैपिटल को भी फॉर्म कर रही है, तो ये इसके मेरिट्स हो गए।
अब इसके मेरिट्स उसके लिमिटेशंस भी होंगी, मीटू से डीमेरिट्स भी होंगे। अब लिमिटेशंस में क्या लिमिटेशंस है? फर्स्ट इन स्पेकुलेशन इन शेयर्स, सेकेंड इज अवॉइड टैक्स, थर्ड इज मिस यूज सेविंग। स्पेकुलेशन ऑफ इन शेयर्स मतलब शेयर्स में मैनिपुलेशन हो सकती है, क्योंकि जब मैं रिटेन अर्निंग करूँगा तो प्रॉफिट होगा वो फर्म का डिविडेंड के फॉर्म में कम जाएगा, तो शेयर्स में मैनिपुलेशन हो सकती है, शेयर की वैल्यू कम हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि शेयर में स्पेकुलेशन हो सकती है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग टैक्स, तो हम टैक्स ही बचा सकते हैं, इससे टैक्स बच जाता है हमारा, सुपर टैक्स जो होता है वो बच जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है टैक्स अवॉइड करना। और नेक्स्ट वन इज़ मिस यूज़ सेविंग, क्या पता है वो सेविंग का मिस यूज़ करें, तो ये भी एक लिमिटेशन हो सकती है फर्म के लिए। तो ये बेटा मैंने आपको 3 टाइप्स बता दी इनकी, ओनर फंड की। अब हम बारोड फंड पे आते हैं। तो देखिए बेटा, बारोड फंड में सबसे पहले मैं डिपेंचर्स की बात करता हूँ। डिपेंचर्स क्या हो गए सर? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, ठीक है, या पब्लिक बोरिंग, जो पब्लिक से बारो करते हैं, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है, मतलब हमने उधार लिया हुआ, डेट लिया हुआ मार्केट से, ठीक है। दीज लोन्स आर रेज बाय इशू ऑफ डिपेंचर्स। हम डिपेंचर इशू करते हैं, फिर ये पैसा रेज करते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? उनको डिपेंचर सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं कि हम आपको ये पैसा पे कर देंगे, और रेगुलर इंटरवल में हम उनको इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं उन डिपेंचर्स के ऊपर। तो ये जो डिपेंचर होल्डर्स होते हैं, फर्म के लिए क्रेडिटर्स होते हैं या कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं। अब तो डिपेंचर्स की क्या टाइप होती हैं वही बता दूं। तो देखिए बेटा, पहला डिपेंचर की टाइप है सिंपल, नेक्ड और अनसिक्योर्ड डिपेंचर्स। ये वो डिपेंचर्स इनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती, नो सिक्योरिटी, ठीक है। तो इनको बाकी जो क्रेडिटर्स होते हैं उनकी तरह इनको सिक्योरिटी नहीं मिलती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको ये होती है। तो ये होते हैं सिंपल, नेक्ड और अनसिक्योर्ड डिपेंचर्स। सेकंड, स्क्वेयर्ड और मोर्टेचर डिपेंचर्स, तो नाम से पता चलता है इनको सिक्योरिटी मिलती है कि अगर फर्म इनका पैसा नहीं पे करेगी या इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, ये फर्म के एसेट बेच सकते हैं, तो ये स्क्वेयर डिपेंचर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज बियरर डिपेंचर्स। बियरर डिपेंचर्स होगी अगर आप डिपेंचर को किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हम हैंड ओवर कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, हमें हमारी इससे रजिस्ट्रेशन डील में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बियरर डिपेंचर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज रजिस्टर डिपेंचर्स। अब रजिस्टर डिपेंचर्स वो डिपेंचर होल्डर्स होते हैं कि जब आप इसको ट्रांसफ़र करोगे तो आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफर ही है, ठीक है, जिसपे नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है, उनको एक ट्रांसफ़र वोचर सेंड करना पड़ेगा कंपनी को, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी कंपनी को, ठीक है। फिर कंपनी जिस पर्सन के नाम पर वो डिपेंचर इशू था उसका नाम अपने रजिस्टर से काटेगी, फिर उस पर्सन का चलाएगी जो पर्सन डिपेंचर खरीद रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा प्रोसेस लंबी होती है, तो इसको हम रजिस्टर डिपेंचर्स कहते हैं। फिर डिपेंचर कूपन भी इशू करेगी उसी के नाम पर, तो ये रजिस्टर डिपेंचर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज रिडेबल डिपेंचर्स। ये वो डिपेंचर्स होते हैं जिनको कंपनी रिडीम कर देती है एक पीरियड के बाद, ठीक है, फिक्स पीरियड के बाद इन डिपेंचर्स को हम रिडीम कर सकते हैं, ये रिडेबल डिपेंचर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज ई रिडेबल डिपेंचर्स। ये फर्म के लिए पूरी उम्र डिपेंचर होल्डर्स रहते हैं, ये रिडीम नहीं होती, ये रिडीम नहीं होती, तो ये फर्म के लिए लाइफ टाइम के लिए डिपेंचर होल्डर्स ही रहते हैं। नेक्स्ट वन इज कन्वर्टेबल डिपेंचर्स। कन्वर्टेबल डिपेंचर्स वो डिपेंचर्स हो गए जिनको कंपनी कुछ पीरियड के बाद ऑप्शन देती है कि अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हो इक्विटी शेयर्स में, तो आप कन्वर्ट हो सकते हो, ये कन्वर्टेबल डिपेंचर्स होते हैं, ठीक है। सर इसके मेरिट बता दो डिपेंचर्स के। फर्स्ट, नो वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़ायदा है। नेक्स्ट, सेविंग इन टैक्स, टैक्स बच जाता है फर्म को, क्योंकि डिपेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म अपने प्रॉफिट में से उसको लेस करके फिर टैक्स पे करती है, टैक्स बच जाता है हमें। और नेक्स्ट वन इज रीपेबल पॉसिबल, आप इसको रिडीमेबल जो रिडीम कर सकते हो जब फर्म के पास सरप्लस फंड्स आएगा, तो ये भी फ़ायदा है इसमें। अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, तो लिमिटेशंस क्या होंगे डिपेंचर्स की? फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग हायर, फंड्स को रेज करने के लिए जो कॉस्ट पड़ती है, जो ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी पड़ती है इस पर, वो काफ़ी हाई होती है, हाई स्टैम्प ड्यूटी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट, हाई डिनोमिनेशंस, बट डिपेंचर्स की जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है, आम इंसान नहीं खरीद सकता,
नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर हायर अर्निंग कंपनीज। अब जो कंपनी हायर अर्निंग है उनके लिए सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं सुटेबल है? वेट, हाँ जी, नॉट सुटेबल फॉर हायर अर्निंग कंपनीज। जो कंपनी हायर अर्निंग है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो कहते हैं हम मार्केट से शेयर की फॉर्म में ले लेते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारी रेटिंग भी आई है, हमारी कंपनी भी अच्छी है, तो ज़रूरी हम थोड़ी डिबेंचर इशू करेंगे, तो उनके लिए सूटेबल नहीं है। नाउ सेकंड केस जो हम बोरोड फंड में आएगा, दैट इज़ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आप बैंक हो गए, जेके बैंक, पीएनबी बैंक, ठीक है, ये हमारे कमर्शियल बैंक में आ जाते हैं। तो ये हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और अब ये लॉन्ग टर्म लोन्स भी देते हैं। इनसे हम लोन ले सकते हैं कमर्शियल बैंक से। फ़ायदा क्या है कमर्शियल बैंक से लोन लेने का? सर, बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना फंड्स रेज कर सकते हैं यहाँ से, ये इसका फ़ायदा है कमर्शियल बैंक से। नेक्स्ट, लोन फैसिलिटीज़ कैन बी एक्सटेंडेड विद इन दी फ्यू डेज और फ्यू टाइम। आप एक्सटेंड भी कर सकते हो लोन फैसिलिटीज़। आप चाहते हो कि सर मुझे वो लोन चाहिए, तो वो भी बढ़ सकता है आपको लोन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैंक्स कीप द इंफॉर्मेशन अबाउट बारोअर्स कॉन्फिडेंशियल एंड द प्रॉपर सीक्रेसी ऑफ द बिजनेस इज मेंटेन। जिस इंसान ने बैंक से लोन लिया होता है उसकी सीक्रेसी बैंक मेंटेन करके रखता है, किसी को बताता नहीं है। तो ये भी एक बेनिफिट हुआ। और फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये एक फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आप अमाउंट बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है। लोन का अमाउंट बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। सर, कमर्शियल बैंक के लिमिटेशंस क्या होंगी? बेसिकली कमर्शियल बैंक मोस्टली शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं, पहली लिमिटेशंस की यही होगी। सेकंड, बैंक्स मेक्स ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द सीकिंग लोन्स। और ऊपर से फर्म, अगर कोई इंसान लोन लेने जाता है बैंक से, तो बैंक उसकी क्रेडिट वर्थनेस चेक करती है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर जाकर लोन देती है। तो हम कह सकते हैं सर ये बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज बैंक्स में पुट कंडीशंस ऑन एक्सटेंशन ऑफ लोन, दस डिस्करेजिंग क्लाइंट्स। तो कभी कभी बैंक जो होते हैं वो कोई कंडीशन लगा देते हैं, तो इस वजह से जो लोन को एक्सटेंड करने में, तो इस तरह से जो क्लाइंट्स होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं यहाँ से लोन लेने से। तो दैट इज़ यूअर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, लिमिटेशंस उसकी। नेक्स्ट वन इज़ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? इनको डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा खोले गए थे। एट प्रेजेंट 12 इंस्टीट्यूशन जो है नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और 46 इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये फर्म की डेवलपमेंट के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे, ठीक है। मेरिट्स के आंसर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब आप वो हमें बैंक से शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिल रहे थे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले सकते हैं, ये फ़ायदा हो गया, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए दे सकते हैं। ईजी रिटर्न ऑफ लोन्स, लोन को ईजिली रिटर्न कर सकते हो आप, ठीक है, आपको थोड़ी कम किस्तें बना देंगे, ईजी इंस्टॉलमेंट बना कर दे देंगे आपको। नेक्स्ट, लोन ड्यूरिंग लीन पीरियड आल्सो। लीन पीरियड हो गया जब हालात अच्छे नहीं होते हैं, तो उस केस में हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस साइड पे भी लोन दे देते हैं। और एनहेंस गुडविल, देखिए बेटा, जो फर्म या जो बिजनेस यूनिट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है, ठीक है, इनसे पैसा लेता है, वो मार्केट में क्रेडिट भी दे सकता है, इससे गुडविल बढ़ती है। तो ये भी हो गया एनहेंस गुडविल। नेक्स्ट वन सर, अगर इसकी मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे, यस, लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है रिजिड क्राइटेरिया फॉर लोन्स। लोन लेना आसान नहीं होता, बहुत रिजिड क्राइटेरिया है यहाँ पे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं फिर लोन मिलता है। नेक्स्ट वन इज़ पुट रिस्ट्रिक्शंस। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी पुट कर सकते हैं कि आप डिविडेंड नहीं इशू करोगे जब तक हमारा लोन नहीं पे करोगे, तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नॉमिनीज ऑन बोर्ड। तो देयर मे बी नॉमिनीज ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर दी बोरोइंग कंपनी। अगर कोई कंपनी बोरो कर रही है तो ये वहाँ पे अपना नॉमिनी रख सकते हैं एक, तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका नॉमिनी होगा। नेक्स्ट वन इज सर पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट पढ़ते हैं नेक्स्ट, बोरोड फंड में। अनदर सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स बाय द कंपनीज थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट से भी फंड रेज कर सकते हो, मतलब लोगों से ही पैसा ले सकते हो। दीज फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पीरियड्स। ये फंड्स जो होता है मीडियम
और लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए रेज होता है। बेसिकली ये फंड जो होता है ये 6 to 3 years, 6 month तो, ठीक है, 6 महीने से लेकर 3 साल तक, 3 months to 3 years, 6 months to 3 years, 6 महीने से लेकर 3 साल तक ये फंड आप रेज कर सकते हो। ठीक है, ये आप अपने एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, न्यूज़पेपर पे छपा सकते हो। जितना भी पीरियड हाई होगा उतना इंटरेस्ट रेट भी हाई होगा। तो ये फर्म्स जो होती हैं ये मार्केट से लोन ले सकती हैं। किसके थ्रू? पब्लिक से लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू। फ़ायदा क्या है? लो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो होता है इनको लो पड़ता है, क्योंकि अगर ये बैंक से लेते तो बैंक इनको हायर इंटरेस्ट रेट लगाता, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हायर इंटरेस्ट रेट लगाता। यहाँ से इनको लो इंटरेस्ट रेट में मार्केट से पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज नो सिक्योरिटीज ऑफर्ड। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, एसेट्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी करनी पड़ती ये फंड रेज करने के लिए। और नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। ये बॉरोड फंड के टाइप है तो आपके हाथ से कंट्रोल भी जाएगा। तो ये इसके मेरिट्स होगी। अगर मेरिट्स है तो सर डीमेरिट्स भी होंगी, लिमिटेशंस भी होंगी। लिमिटेशन में फर्स्ट बोलते हैं अनरिलायबल सोर्स। अनरिलायबल सोर्स तो पक्का नहीं होता विश्वास कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या पता जब फर्म को पैसों की ज़रूरत है, नीड है, तब पैसा ना मिले, तो रिलायबल सोर्स नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लुएंस बाय रेपुटेशन। मतलब जो रेपुटेटेड फर्म्स है उन्हीं को मिलता है। जिन कंपनियों को पैसों की ज़रूरत होती है, तो क्या पता उस टाइम उनको पैसा ना मिले। सो रेपुटेशन पर डिपेंड करता है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट पीरियड। सर का पीरियड बड़ा शॉर्ट होता है तो हमें पे करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लॉन्ग पीरियड के लिए फंड चाहिए होगा तो वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज नो सिक्योरिटी। सर हम अगर फंड यहाँ पे दे रहे हैं अपना पैसा, तो ये हमसे पब्लिक डिपॉजिट को तो पैसा ले रहे हैं, तो सिक्योरिटी देंगे? मैंने कहा नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। तो ये लिमिटेशन होगी कि सिक्योरिटी नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर न्यू कंपनीज। जो न्यू कंपनीज है सर उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो कहाँ से रेज करेंगी मार्केट से? ठीक है, क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं है। तो पब्लिक डिपॉजिट उनके लिए बेटर नहीं रहेगी न्यू कंपनीज के लिए। नो नेक्स्ट वन इज ट्रेड क्रेडिट्स। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द सप्लायर्स ऑफ द गुड्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड क्रेडिट का ट्रेड के टाइम पे क्रेडिट। जैसे ए एंड बी है, बी कस्टमर है, उसने कोई सामान खरीदा ए से, ए उसको उधार दे देता है कुछ महीनों के लिए। ठीक है, से 2 to 4 months। तो ट्रेड के टाइम पे जो क्रेडिट किया जाता है उसी को हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि क्रेडिट एक्सटेंड कर देना सप्लायर के द्वारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसी को हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। उधार में सामान बेचना वो ट्रेड क्रेडिट हो गया। फ़ायदा क्या हुआ सर इसका? ईजी मेथड है। ठीक है, कन्वीनियंट मेथड है, ईजी मेथड है, फ्लेक्सिबल तरीका है। सर आप क्रेडिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, फर्म की ग्रोथ करके क्रेडिट बढ़ जाएगा। एक इनफॉर्मल तरीका है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं आती यहाँ पे। ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से आप मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो, मतलब उधार ले सकते हो। और नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर जितने का है उतना ही रहेगा, इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा इस पर, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी आपको। सर ट्रेड क्रेडिट की लिमिटेशंस क्या होंगी? अगर मेरिट्स है तो लिमिटेशंस भी होंगी। मैंने बोला हायर प्राइसेस। अब जब आप किसी उधार लोगे तो वो प्राइसेस हायर ही लगाएगा। आप उससे मोल भाव नहीं कर सकते, मतलब बार्गेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्रेडिट पे ले रहे हो। तो यहाँ पे प्राइसेस हाई रहेंगे। नेक्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट। लॉस ऑफ कैश डिस्काउंट। आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप कहोगे सर मैं उधार सामान ले रही हूँ, मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा? मेरे का नहीं मिलेगा। जब कैश देते हैं तब कैश डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट में आप कैश डिस्काउंट वाला बेनिफिट नहीं ले सकते। ये लिमिटेशंस हुई। नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। जो देखिए बेटा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब इंटर कंपनी डिपॉजिट। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर अनस्क्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम वन कॉर्पोरेशन टू अनदर। ये एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है। ठीक है, ये अनस्क्योर्ड लोन होता है, एक फर्म दूसरी फर्म को दे सकती है। दीज कॉर्पोरेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अगर जो लोन देना चाहती है एक फर्म दूसरी फर्म को, तो पहले वो रजिस्टर होनी चाहिए कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। एक कंपनी विद एक्सेस फंड्स वुड लेंट दी अनदर कंपनी इन नीड ऑफ फंड्स। जिसके पास ज़्यादा फंड्स हैं वो दूसरी कंपनी को दे सकती है
जिनको फंड्स की ज़रूरत है उधार के फॉर्म में, और ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है यहाँ से ही, ठीक है। या कोई कंपनी है ए, उसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो ए क्या कर सकती है, बैंक से लोन लेकर, उसको 10% पे इन्होंने लोन ले लिया ए कंपनी ने, ये आगे बी कंपनी को दे सकती है 15% पे, 5% का मार्जिन हो गया ए कंपनी का, क्योंकि बी को लोन नहीं मिल रहा। तो ये जो लोन देना होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है, तो इसी को हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल तरीके से कहते हैं, या तो फर्म के पास ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है, फर्म उसको लोन दे सकती है दूसरी फर्म को, या एक फर्म को लोन नहीं मिल रहा मार्केट से, तो जो अच्छी फर्म है वो लोन लेके दूसरी फर्म को दे सकती है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। इसके मेरिट्स क्या है सर? फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज, सर इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीक्रेसी मेंटेन, वो सीक्रेसी बना कर रखते हैं, वो अपने दूसरी फर्म का नाम नहीं मार्केट में बताते कि इस नाम से लोन लिया हुआ है, ठीक है। एंड मीटिंग दी वर्किंग कैपिटल नीड्स, क्योंकि ये पीरियड कम होता है इसका, तो शॉर्ट पीरियड के लिए ये इशू किया जाता है, तो वर्किंग कैपिटल नीड पूरी कर सकते हो आप, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन है, वर्किंग कैपिटल नीड पूरी हो सकती है। सर लिमिटेशंस क्या होंगी ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की? फर्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करना चाहते हो तब ये सूटेबल नहीं है, ये खाली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड लोन, यहाँ पे सिक्योर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या पता आपको इंटरेस्ट भी मिले या प्रिंसिपल अमाउंट मिले, तो वो पक्का नहीं होता, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट हाई लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही पहला आपको बताया, हायर इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हायर होता है, क्योंकि इनको पता होता है कि ये अनसिक्योर है, इनफॉर्मल है, तो इंटरेस्ट रेट इसका हाई होता है। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको एक सिंगल वीडियो में समझाया। सब बच्चे ये वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपके ये चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप सब बच्चों को समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ योर क्लास इज़ ओवर एंड दिस टॉपिक इज़ ओवर।